भाभी, आप ही ने तो सबसे आखिरी में देखे थे ना जेवर। शायद आप ही ने कहीं गलती से रख दिए होंगे या फिर आपका मन बदल गया होगा। घर में हर तरफ अफरा तफरी मची थी और इस आरोप ने प्रिया के कानों में ऐसे चुभन पैदा की जिसकी पीड़ा शायद जेवर खोने से भी कहीं ज्यादा थी। जिस ऋतु के लिए प्रिया ने अपने सारे कीमती जेवर तक न्यौछावर कर दिए थी, आज वही उस पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी। उसके आंखों में आंसू थे, पर फिर भी एक अजीब सी दृढ़ता थी, मानो वो दुनिया के हर तूफान का सामना करने को तैयार हो। लेकिन क्या प्रिया इस बड़े इम्तिहान से पार पा पाएगी? क्या ये परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा या रिश्तों की डोर फिर से मजबूत होगी? अगर ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी है प्रिया की, जो रोहन के घर ब्याह कराई थी। उसके आने से जैसे उस घर में एक नई रोशनी भर गई थी। प्रिया सिर्फ सूरत से ही नहीं, सीरत से भी बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी समझदारी थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती। उसकी मुस्कान में वो सुकून था जो घर के आंगन में आते ही सारे तनाव दूर कर देता। सादी सी साड़ी में भी वो ऐसी दिखती थी जैसे कोई कलाकार अपनी सबसे खूबसूरत कृति बना रहा हो। उसकी चाल में भी एक अजीब सी नजाकत थी, मानो हर कदम पर वो कोई अनमोल गीत गा रही हो। आसपास के लोग, रिश्तेदार, हर कोई उसे देखते ही उसकी तारीफ करने लगता। ये उसका स्वाभाविक आकर्षण था, जो बिना किसी दिखावे के हर किसी को पसंद आता था। रोहन का परिवार एक छोटा, प्यारा, मध्यम वर्गीय परिवार था। रोहन के माता पिता और उसकी छोटी बहन ऋतु। ऋतु अभी कॉलेज में पढ़ रही थी, अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ी चंचल और थोड़ी नादान भी। प्रिया ने आते ही सबको अपना लिया, सास ससुर का पूरा ख्याल रखती और ऋतु को तो अपनी सगी बहन की तरह मानती थी। शुरुआती दिन बड़े खुशगवार थे। ऋतु भी प्रिया भाभी को पसंद करती थी, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ऋतु के मन में एक अजीब सी खटास आने लगी। उसे प्रिया का सहज आकर्षण, उसकी घर में मिल रही इज्जत और रोहन का उस पर अटूट प्यार सब अंदर ही अंदर कचोटने लगा। कोई मेहमान आता और प्रिया की तारीफ किए बिना नहीं जाता था, उसकी सहज सुंदरता की, उसके मधुर स्वभाव की। जहाँ ऋतु को छोटी छोटी चीजों में भी बहुत कोशिश करनी पड़ती थी लोगों को प्रभावित करने के लिए, वहीं प्रिया ये सब बिना किसी खास प्रयास के ही कर लेती थी। ऋतु को लगने लगा कि प्रिया उसकी जगह ले रही है। धीरे धीरे ऋतु ने प्रिया को तंग करना शुरू कर दिया। कभी जानबूझकर उसकी बातें ना मानना, कभी घर के काम में अड़चन डालना, तो कभी प्रिया की बात को बीच में काट देना। प्रिया सब समझती थी। उसकी गहरी और समझदार आंखें ऋतु के अंदर की उथल पुथल को देख लेती थीं, पर प्रिया चुप रहती। उसे लगता था कि ऋतु अभी नासमझ है, वक्त के साथ सीख जाएगी। उसने तय कर लिया था कि वो अपनी तरफ से इस रिश्ते में कभी कड़वाहट नहीं आने देगी। एक बार की बात है, घर में मेहमान आए थे। प्रिया ने मेहमानों के लिए कई पकवान बनाए थे। ऋतु को बस फ्रिज से दही निकाल कर रखनी थी, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। खाना परोसने के वक्त जब दही नहीं मिली, तो माँ जी को मेहमानों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। जब माँ जी ने ऋतु से पूछा, तो उसने बिना सोचे कह दिया, मैंने तो प्रिया भाभी से बोला था कि वो देख लेंगी, लगता है वो भूल गयी। प्रिया के चेहरे पर एक पल को उदासी आई, पर उसने तुरंत उसे छिपा लिया। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, पर उसने कोई सफाई नहीं दी। उसने माँ जी से माफी मांगी और तुरंत दुकान से दही मंगवाई। माँ जी जानती थीं कि ऋतु झूठ बोल रही थी, पर मेहमानों के सामने कुछ कह नहीं पाई। बाद में रोहन ने प्रिया से पूछा, प्रिया, ऋतु ने झूठ क्यों बोला और तुम चुप क्यों रही? प्रिया ने रोहन का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रोहन, वो तुम्हारी बहन है। घर में लड़ाई झगड़े से क्या फायदा? ये छोटी सी बात थी, बीत गई। मेहमानों के सामने इसे बड़ा बनाना ठीक नहीं था। रोहन हमेशा प्रिया के इस शांत और सहनशील स्वभाव से हैरान रह जाता था। वक्त बीतता गया और ऋतु का व्यवहार और बिगड़ता गया। वो अक्सर प्रिया को ताना मारती कि वो दिखावा करती है या अपनी सुंदरता का फायदा उठाती है। भाभी, आपकी तो हर बात बन जाती है, आपकी सुंदरता तो गजब की है ना? ये कड़वे शब्द प्रिया के दिल पर गहरे घाव करते थे, पर उसने कभी जवाब नहीं दिया। वो बस एक हल्की पर उदास मुस्कान दे देती। प्रिया की हर छोटी बात पर ऋतु कोई ना कोई कमी निकाल देती, चाहे वो खाना बनाने में हो, साफ सफाई में हो या बच्चों को संभालने में। जबकि सच्चाई ये थी कि प्रिया हर काम इतनी लगन और निपुणता से करती थी कि उसकी तारीफ करने को हर कोई मजबूर हो जाता था।
फिर एक दिन रितु के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का अच्छा था, पर परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि शादी में भव्यता दिखाई जा सके। रोहन ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाने की बात की। मांझी ने भी अपने कुछ पुराने जेवर बेचने का फैसला किया। प्रिया ने देखा कि परिवार कितना परेशान है। उसे पता था कि रितु की शादी परिवार के सम्मान का सवाल है और रोहन का एक बड़ा सपना था कि उसकी बहन की शादी अच्छे से हो। प्रिया ने अपने मायके से मिले जेवर, जो उसने मुश्किल वक्त के लिए बचाकर रखे थे, मांझी को दे दिए। ये जेवर उसकी अपनी पहचान थे, उसके माता पिता की निशानी थे। एक पल के लिए उसकी आंखों में आंसू आए, पर उसने उन्हें पी लिया। मांझी ने मना किया, पर प्रिया ने दृढ़ता से कहा, मांझी, ये हमारी रितु की शादी है, मेरा भी फर्ज बनता है। ये जेवर मेरे पास रखे रखे क्या करेंगे, इस शुभ काम में लगे तो बेहतर है। रितु को जब ये बात पता चली तो बजाय शुक्रगुजार होने के उसने मांझी के सामने कहा, लो, हो गया ना भाभी का बड़ा दिल। अब सबको पता चलेगा कि इन्होंने कितना बड़ा त्याग किया है। ये सब दिखावा है मांझी, वो हमेशा ऐसे ही करती हैं ताकि सब उनकी वाहवाही करें। मांझी ने उसे डांटा, रितु, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। प्रिया ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, और तुम। प्रिया ने मांझी को रोका, रहने दो मांझी, रितु जो कह रही है शायद वो ठीक ही समझ रही होगी। प्रिया की आंखों में रितु के लिए कभी नफरत नहीं आई। उसकी सहज मुस्कान थोड़ी कम पड़ती, पर उसके होठों पर हमेशा एक शांति का भाव बना रहता था। रोहन इस बात से तिलमिला उठा। वो प्रिया के पास गया और उसका हाथ थाम कर बोला, प्रिया, तुम इतनी सहनशील क्यों हो? रितु तुम्हें इतना कुछ कहती है और तुम चुप रहती हो, ये अन्याय है। प्रिया ने प्यार से उसके बाल सहलाए। अनदेखा कर देते हैं रोहन, हमारे परिवार की इज्जत सबसे ऊपर है। रितु अभी नादान है, उसे समझने में वक्त लगेगा, और अगर मैं भी उसकी तरह छोटी बातों पर अड़ जाऊंगी तो इस घर का क्या होगा? उसकी आंखों में चमक थी, पर उस चमक में एक गहरी शांति भी थी। रोहन को लगा उसकी प्रिया सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि अंदर से भी उतनी ही मजबूत और बड़े दिल वाली है। शादी का दिन करीब आ रहा था। प्रिया ने दिन रात एक कर दिया था। कपड़े सिलने से लेकर पकवानों की तैयारी तक सब में उसका पूरा हाथ था। उसकी आंखें शायद थोड़ी थक गई थीं, पर उसके चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान बनी हुई थी। घर में खुशी का माहौल था, पर काम भी बहुत ज्यादा था। प्रिया की सुंदरता इस सारी मेहनत के बाद भी कहीं कम नहीं हुई थी। काम करती हुई उसकी उंगलियां, माथे पर आई पसीने की हल्की बूंदें और उसकी हर चाल में वही सहज आकर्षण झलक रहा था। शादी से ठीक एक दिन पहले घर में हंगामा मच गया। जो मुख्य जेवर दुल्हन को पहनाए जाने थे, जिसमें प्रिया के भी कुछ जेवर मिलाए गए थे, वे गायब थे। पूरे घर में उथल पुथल मच गई। रोहन और पिताजी बेहद परेशान थे। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। मांझी रोते हुए बोली, अब क्या होगा? हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अफरा तफरी के बीच रितु, जो खुद भी डरी हुई थी, अचानक प्रिया की तरफ मुड़ी और चिल्लाकर बोली, भाभी, आप ही ने तो सबसे आखिरी में देखे थे ना जेवर? शायद आप ही ने कहीं रख दिए होंगे, या फिर आपका मन बदल गया होगा। उसके स्वर में सीधा आरोप था, एक ऐसी चोट जो प्रिया के अंदर तक महसूस हुई। पूरा परिवार सन रह गया। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखें छल छला गईं। जिस इंसान के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वही उस पर चोरी का आरोप लगा रही थी। ये वो पल था जब प्रिया की सहनशीलता की सारी हदें पार हो गईं। उसकी आंखों से आंसू तो नहीं गिरे, पर उसकी आत्मा अंदर तक कांप गई थी। रोहन आगे बढ़कर रितु को डांटना चाहता था, पर प्रिया ने अपने हाथ से उसे रोक दिया। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी आवाज में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे किसी गहरे समुद्र की शांति। अभी आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है रितु, प्रिया ने शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज में दर्द था, पर कोई कड़वाहट नहीं थी। उसकी आंखें क्षण भर के लिए रितु से मिली, जहां असीम वेदना और करुणा का भाव था। हमें जेवर ढूंढने होंगे, शादी रुकनी नहीं चाहिए। प्रिया ने अपने अंदर की सारी शक्ति बटोरी। उसने सबकी ओर देखा और फिर कहा, कोई बात नहीं, हम दूसरे जेवर लेंगे। उसने तुरंत अपने मायके फोन किया, माँ, मुझे कुछ जेवरों की अभी तुरंत जरूरत है, रितु की शादी के लिए, बहुत जरूरी है। प्रिया के मायके वाले भी इतनी रात गई एकदम से जेवर देने को तैयार नहीं थे, पर प्रिया की आवाज में ऐसी मजबूती और जरूरत थी कि वो मना नहीं कर पाए। प्रिया ने अपने एक पुराने मित्र जो ज्वेलरी का काम करता था, उसे फोन कर तुरंत नए जेवर बनवाने और भिजवाने का इंतजाम किया। वो फोन पर एक एक चीज बताती जा रही थी। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, बस एक गहरी दृढ़ता थी। उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी सूझबूझ उस वक्त चमक उठी थी। रात भर प्रिया ने जाकर इंतजाम किया। सुबह होते होते नए जेवर आ गए, जो बिल्कुल रितु के लिए तय जेवरों जैसे ही सुंदर थे। परिवार के चेहरे पर रौनक लौट आई। शादी धूमधाम से हुई। रितु दुल्हन बनी बैठी थी।
प्रिया ने खुद अपने हाथों से उसे वो नए जेवर पहनाए। जब प्रिया उसकी मांग में टीका लगा रही थी तो ऋतु ने प्रिया की आंखों में देखा। उन आंखों में न कोई गुस्सा था, न कोई शिकायत, सिर्फ निर्मल प्रेम और समर्पण था। प्रिया की सुंदरता उस पल और भी बढ़ गई थी। एक ऐसी आभा थी उसमें जो आत्म त्याग और निस्वार्थ प्रेम से पैदा हुई थी। मंडप में जाने से ठीक पहले ऋतु के एक दोस्त ने, जो सामान समेटने में मदद कर रहा था, एक पुराना बैग मांझी के सामने रख दिया। मांझी, ये बैग तो ऋतु ने कल जल्दबाजी में शायद मेरी गाड़ी में छोड़ दिया था, मैं अभी देने आया हूँ। बैग खुला और अंदर से वही खोए हुए जेवर निकले। ऋतु ने जल्दबाजी में उन्हें प्रिया के बताए स्थान से निकालकर अपनी दोस्त की गाड़ी में रख दिया था, शायद अपने कुछ सामान के साथ, और फिर वो खुद भूल गई थी। ऋतु को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पूरी तरह टूट गई। प्रिया की आंखों से अब आंसू बह निकले। ये आंसू खुशी के थे, पर साथ में एक गहरी वेदना भी थी। उसके होंठों पर वही शांत सहज मुस्कान लौट आई। उसने ऋतु के पास जाकर उसे गले से लगा लिया। कोई बात नहीं ऋतु, सब ठीक है। ऋतु ने अपनी जिंदगी में पहली बार प्रिया के सामने इतना टूटकर रोया। उसे अपनी हर गलती का एहसास हुआ। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत सताया है और आपने मेरे लिए। उसकी आवाज भारी थी। प्रिया ने उसके आंसू पोंछे। अरे, हमारी ऋतु अब इतनी बड़ी हो गई है कि माफी मांग रही है। ये सब घर की बातें हैं ऋतु, अब अपने नए जीवन की शुरुआत करो, खुश रहना। प्रिया ने उसे कस कर गले लगा लिया। उसकी सुंदर आंखों में अब एक संतोष की चमक थी। ऋतु अपने ससुराल चली गई। उस दिन के बाद ऋतु एक बदली हुई लड़की थी। वो प्रिया से अक्सर फोन पर बात करती और उसकी आवाज में अब सम्मान और प्रेम झलकता था। उसने अपनी हर गलती को स्वीकार कर लिया था। प्रिया ने कभी अपनी तरफ से कोई पुरानी बात नहीं उठाई। आज भी प्रिया अपने घर में उसी सहज मुस्कान, उसी शांत आभा के साथ रहती है। उसकी सुंदरता अब सिर्फ बाहरी रूप तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके अंदर की आत्मिक शक्ति, सहनशीलता और प्रेम ने उसे एक ऐसी गरिमा प्रदान की थी जो समय के साथ और भी निखरती जा रही थी। उसे इस बात की कोई शिकायत नहीं थी कि उसे कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। उसे इस बात का संतोष था कि उसने अपने परिवार को जोड़े रखा, उसे मान सम्मान दिलाया और एक छोटी बहन को सही राह दिखाई। उसकी सहजता, उसकी करुणा, उसकी सहनशीलता ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी, जो हर अंधेरे में भी एक शांत उजली आभा बिखेरती रहती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सौंदर्य बाहरी नहीं बल्कि भीतर होता है, और रिश्तों की डोर को बनाए रखने के लिए कभी-कभी बड़े त्याग और सहनशीलता की जरूरत होती है।